डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन के अंदर लैंग्वेज सिस्टम के अंदर हमने ओसीएम के अंदर एक नया ट्रांसपोर्ट का मोड पढ़ा, वो है रोड ट्रांसपोर्ट। अब आज हम एक नया मोड पढ़ने जा रहे हैं और वो है, बोलो कौन सा? रेलवे ट्रांसपोर्ट। दोनों लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है। ओके, दोनों लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है। ओके, चलो शुरू करते हैं। अब रेलवे के बारे में थोड़ी हिस्ट्री भी दी हुई है यहाँ पे। अब आपको तो मालूम है रेलवे का कंसेप्ट अंग्रेज लाए थे। देखो मैं मानता हूँ अंग्रेज हमारे इंडिया के अंदर राज गए, लेकिन अगर देखा जाए ना तो इंडिया को बहुत कुछ दे के भी गए टेक्नोलॉजी में। या हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो ब्रिटिश कॉमन लॉ से बनाया हुआ है, बीसीएल से। तो कहीं ना कहीं जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो आज सिस्टमैटिक चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने दिया था एक्चुअली हमको। तो इससे पहले कोई रूल्स कोई ऐसा कुछ था नहीं। पहले ऑटोक्रेटिक में जो राजा बोलता था बस वो चलता था। आज क्या हुआ, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट भी इतना सिस्टमिक चल रहा है, तो वो बिकॉज ऑफ हमारे कहीं ना कहीं इनका ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो अगर पॉजिटिव थिंग देखूं इसका तो हमारे को वो टेक्नोलॉजी में देखे गए, और दूसरी बात वो हमको लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन में देखे गए। ब्रिटिश कॉमन लॉ से ही हमारा इंडिया का जो लॉज बनाए गए वो उसके रेफरेंस पे बनाए गए एक्चुअली। तो इसके ऊपर हिस्ट्री दी हुई है, रेलवे कब आई वगैरह वगैरह। अच्छा, रेलवे ट्रांसपोर्ट क्या होता है आपको पता है ना? व्हेन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, पर्सन, एनिमल, है ना, बाय यूजिंग एनी काइंड ऑफ फिजिकल मीन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू रेल लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। किसके होता है? सरफेस ऑफ, वो रेल लाइन कहाँ बिछाई होती है? ऑन द सरफेस ऑफ लैंड। दैट ट्रांसपोर्ट मोड, दैट मूवमेंट इज नोन एज रेलवे ट्रांसपोर्ट। और वो फिजिकल मीन जो रहता है रेलवे के ऊपर उसको ट्रेन्स, है ना, या रेल ऐसा बोलते हैं उसको। क्लियर पिक्चर? चलिए तो शुरू करते हैं। रेलवे ट्रांसपोर्ट कब आया, क्या हुआ, इसका बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक क्या है, ये अपन पढ़ते हैं। आज 2 मोड्स खत्म करेंगे। ओके, और आज मेरा इवनिंग सेशन नहीं रहेगा आपको। हाँ यस रहेगा ना बेटा, पता था ना, जस्टिफिकेशन एंड पूरे केस स्टडीज। हाँ एसपी के। ओके क्लियर, चलिए शुरू करें। हाँ, और फिर इसके बाद अगला टेस्ट ले लीजिए। अगला टेस्ट रहेगा आपका एसपी का फर्स्ट हाफ। चलो, रेलवे सर्विस इन इंडिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1853। स्टीम इंजन बनाया गया था उस टाइम पे, मालूम है आपको? सबसे पहला इंजन कौन सा था? हाँ 1853, यानी अंग्रेजों के टाइम पे। तब हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चलता था। ओके, रेलवे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स इन इनलैंड ट्रांसपोर्ट। इनलैंड यानी क्या होता है? जो कंट्री के अंदर होता है। कंट्री में लैंड ट्रांसपोर्ट में बात कर रहे हैं हम, लैंड ट्रांसपोर्ट में। आज अगर देखा जाए तो हम लोग अगर 100 टाइम जर्नी कर रहे हैं तो 100 टाइम में से 70 टाइम हम यूज कर रहे हैं रेलवे को ही। रेलवे आज इतना इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो मैन का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो गुड्स का ट्रांसपोर्ट क्यों ना हो, चाहे वो एनिमल का ट्रांसपोर्ट क्यों ना हो। आज देखो रेलवे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉपुलर, मोस्ट कन्वीनियंस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आता है रेलवे, है ना। आज हमको लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो हम क्या प्रेफर करते हैं? रेलवे। बड़ी बड़ी 25-25 घंटों की जर्नी, हजार मीलों हम दूर ऐसे ही स्मूथली जाते, हमको कंफर्टेबल, हमको मालूम ही नहीं पड़ता है। जो इतना डिफिकल्ट जर्नी था आज वो एकदम स्मूथिंग हो गई हमारे लिए बिकॉज ऑफ रेलवे। और रेलवे जितना इंटरेक्ट हो गया आज, कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है ना रेलवे की, तो आज हर जगह रेलवे। आप देखो मोस्टली आज हिल स्टेशन पे भी रेलवे है। अब देखो आप मुंबई से आगे ऊपर जो था माथेरान, वहां पे टॉय ट्रेन जाती है, वो भी इंडियन रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। बता दूं आपको, समझा आपको? क्लियर? इट इज अ मोर सर्टन, क्या ये फिक्स है, रेगुलर एंड यूनिफॉर्म देन एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे परफेक्ट जो रेलवे है, क्यों? रेल रोज भी आती है, ट्रेन रोज भी होती है, उसके बाद रेगुलर भी रहती है और समय पर भी आती है कंपैरेटिवली अदर मोड से। कंपैरेटिवली अदर मोड से बात कर रहा हूं मैं। तो ये यूनिफॉर्मिटी ज्यादा है, सलीकापन ज्यादा है इसमें रेलवे में। यानी अगर आज 2 बजे की ट्रेन है तो 2:30 बजे आएंगी, लेकिन आएंगी जरूर। ऐसा नहीं कि अचानक आएगा कैंसल, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई। लेकिन बसेस में क्या होता है, आप अगर रोड ट्रांसपोर्ट कोई एक्सीडेंट हो गया तो हमको बस वगैरह कैंसिल करना पड़ता है। लैंडस्लाइड हो गया तो वहां पे 3 दिन रुकना पड़ता है अपने को। रेलवे में ऐसा कुछ नहीं होता, ये सर्टन है, यूनिफॉर्म है और रेगुलर सर्विस देने वाली भी
एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट हैज वेरी लार्ज कैरिंग कैपेसिटी, यस। इसकी कंपेयर किया जाए अगर एयर से और रोड से, तो ये इसका कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। हेलो, ओके, क्लियर? समझ आ रहा आपको? क्लियर? तो इसकी कैरिंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली अच्छी है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी एंड बल्की गुड्स। इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे ज्यादा चलने वाला जो फॉर्म है ये कौन सा है? रेलवे ट्रांसपोर्ट ही है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर ऑन रेल लाइंस थ्रू ट्रेन्स इज कॉल्ड एज रेल ट्रांसपोर्ट। ये इसका मीनिंग है। आपको अगर डिफरेंस बिटवीन आया तो ये मीनिंग लिख के आ सकते हो आप डिफरेंस में। क्या जब भी आप कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स या पैसेंजर की ऑन रेल लाइंस यानी वो जो लाइन होती है ना पटरिया, उसको बोला गया है रेल लाइंस। हाँ, और ट्रेन यानी वो फिजिकल मीन जिसके अंदर बैठ के हम जाते हैं, या मालगाड़ी जिसके अंदर हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं सिंपल भाषा में, इज कॉल्ड एज रेल ट्रांसपोर्ट। It occupies an important place in inland transport system of our country and is the most dependable mode of transport। आप देख लीजिए ना, रेल बंद होने की वजह से कितना बड़ा लॉस होता है इंडिया को। हमने ये कोरोना में देख लिया। याद करो जो माइग्रेंट्स थे, ट्रेन रेलवे नहीं होने की वजह से कितने लोग अपनी जान से खेल के पैदल कई मीलों दूर गए। आपने देखा होगा, अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये कोरोना में कोई छुपा नहीं है। इसके ऊपर डिस्कवरी में एक चैनल भी बनाया हुआ है, एक उसके ऊपर स्टोरी बनाई हुई है माइग्रेंट्स के ऊपर। तो यानी इन शॉर्ट रेलवे देश की हार्ट बीट है इन शॉर्ट ट्रांसपोर्टिंग बात को। रेलवे अगर रुक गया तो हमारे देश का पूरा गुड्स का बोलो या पैसेंजर बोलो रुक जाएगा पूरा। एक दिन अगर रेलवे बंद हो गया तो करोड़ों अरबों रुपए का लॉस होता है पूरे बिजनेस साइकिल को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रुक गया। आप देखो मालगाड़ियां 50-60 बोगियां लेके, उतना बड़ा कैरिंग कैपेसिटी लेकर वो अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है, मूवमेंट करती है। तो ये इसकी वजह से हमारा जो गुड्स अवेलेबिलिटी है इजीली हमको मिल जाता है। आज मैक्सिमम मोड्स ऑफ जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट रेलवे के थ्रू ही होता है। जितना एक ट्रक उठा दिया उतना ट्रेन का एक डब्बा उठा देता है माल। तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रेन की कैरिंग कैपेसिटी बड़ी है, जिसकी वजह से हमको कॉस्ट में कटिंग पड़ती है, सस्ता पड़ता है। और इसलिए आज मोस्ट बिजनेसमैन जो है वो कौन सा मोड यूज कर रहा है? रेलवे के लिए यूज कर रहा है, गुड्स कैरियर के लिए भी। ओके, गुड्स कैरियर यानी क्या? गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन। डिपेंड कैरी गुड्स एंड पैसेंजर ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। रेलवे रिक्वायर्ड ह्यूज इन्वेस्टमेंट फॉर द परचेस ऑफ लैंड। यस, रेलवे हमारे बस की बात रेलवे गवर्नमेंट ही चलाएंगी, है ना? क्यों? क्योंकि उसके लिए लैंड को परचेस करना पड़ता है, इसके लिए ट्रैक्स बिछाने पड़ते हैं, इसके लिए एक ट्रेन्स बनानी पड़ती है। एक ट्रेन की कॉस्टिंग 200-300 करोड़ होता है, आपको पता है? एक जो बोगी बनती है ना वो कितने की बनती है? 20-20, 30-30 करोड़ रुपए की बनती है एक बोगी। सिर्फ इतनी भारी होती है वो, हेवी। आपको बता दूं मैं, तो इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है ये तुम्हारे बस की बात। तो इसलिए अभी देखो रेलवे में अभी तक की कोई आया है कि कॉम्पिटिटर? अभी तक गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ओके, हाँ, अब सुनने में आया कि रेलवे भी प्राइवेटाइज करने वाली है गवर्नमेंट, है ना? तो वो उनकी पॉलिसी है, लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट किसकी है? रेलवे की है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैक, करोड़ों अरबों का तो ट्रैक बिछाया हुआ है, बताओगे कि नहीं? आप देखो ना, लैंड परचेस करनी पड़ती है पहले रेलवे को। आप देखो अभी मेट्रो का काम चालू था, कहां पे? नागपुर में। तो मेट्रो में आप देखो, मेट्रो की वजह से नागपुर का क्रेजी कास्टल हटाना पड़ा। आपको मालूम है क्रेजी कास्टल वाटर पार्क था फननपुर जैसा। हल्दीराम वाले को गडकरी ने बोला तेरा बीच में आ रहा क्रेजी कास्टल दे हमको, पहले नहीं दे रहा था, बोला नहीं देगा, बंद करो। फिर आखिर उसको बेचना पड़ा अपना क्रेजी कास्टल। नहीं तो आज मैं बता दूं, फननपुर से तो नागपुर में क्रेजी कास्टल चलता था ज्यादा, क्योंकि सिटी के अंदर था ना वो, तो कन्वीनियंस होता था उसको। अब एक वाटर पार्क से क्या होता है? टूरिज्म आता है। क्या आता है? टूरिज्म। तो हटाना पड़ा ना, रेलवे की वजह से हटाना पड़ा ना, मेट्रो की वजह से। अब वो दया खोलेगा कि नहीं खोलेगा मालूम नहीं, हल्दीराम वाले का था क्रेजी कास्टल, हटाना पड़ा उसको आखिर। तो इतना बड़ा वो लैंड परचेस करना पड़ा ना उसको। यानी इन शॉर्ट ये करोड़ों अरबों रुपए, इसकी कोई अनगिनत इन्वेस्टमेंट इतनी बिछी हुई है रेलवे को। आज जितना भी रेलवे बिछाया हुआ है उनके लिए पहले रेलवे की खुद की प्राइवेट उन्होंने लैंड परचेस की हुई है, वो रेलवे के नाम पे लैंड परचेस की हुई है पहले। ऐसी कोई भी कहीं भी बिछाओ, ही ट्रैक बिछाओ, ऐसा नहीं होता। आप समझे मेरी बात को? अब यहाँ से एक रेलवे लाइन जा रही है
जिसकी ये जो अपना जेल है ना, जेल अपना जेल है ना अभी यहाँ पे अकोला का, वहां पे वो बीच में वो आ रहा है, तो अभी वहां से आधा एरिया जेल रेलवे को दे रहा है ट्रैक के लिए। तो इस तरीके से इन्हें कंप्रेस कर रहा है जेल का पूरा एरिया थोड़ा। तो कहने का मतलब क्या है, ए प्लीज तुमको कुछ बताओ तो तुम वो करते हो। तो इस तरीके से रेलवे लाइन जो है वो अलग अलग, मतलब उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज्यादा लगता है। ओके, और ये हमारे बस की बात नहीं, इसलिए अभी तक किसके पास है, गवर्नमेंट के पास मोनोपोली है इसकी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक्स एंड स्टेशंस, रेलवे कैरिंग पैसेंजर इन लार्ज नंबर एंड गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी एट ए टाइम, एक टाइम पे वो पैसेंजर और गुड्स का भी सबसे लार्ज लेके आती है। वाटर के बाद कैरिंग कैपेसिटी एक रेलवे की आती है। ओके, इन चारों मोड्स की अगर डिफरेंस की बात करूं तो मैं, दैट्स व्हाई नाउअडेज रेलवे हैज बिकम अ पब्लिक यूटिलिटी। क्या होगा वो पब्लिक यूटिलिटी? क्या होता है, पब्लिक के सर्विस के लिए, पब्लिक के यूजफुल के लिए खोले गया ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी। रेलवे क्या है, पब्लिक, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ना, अरे गवर्नमेंट के अंडर में आने वाले जो भी डिपार्टमेंट होते हैं वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए खोलते हैं ना, उसको बोलते हैं पब्लिक के यूजफुल के लिए पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे भी कहां आता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। याद है आपको, क्योंकि इसके लिए मिनिस्टर है अभी, रेलवे मिनिस्टर कौन है अपना, अश्विनी वैष्णव जी। तो अश्विनी वैष्णव जी रेलवे मिनिस्टर है ना अपने, तो वो पूरा रेलवे संभालते हैं, इंडियन रेलवे। आप देखो बीच में 3 ट्रेनें टकराई थी, याद है आपको, क्रैश हुआ था, कहाँ हुआ था ये, ओडिशा में। तो वहां पे अश्विनी वैष्णव जी गए थे ना इंस्पेक्शन करने पूरा। तो ये रेलवे मिनिस्टर काम होता है इंडिया का पूरा रेलवे सिस्टम चलाना। और रेलवे सिस्टम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है आपको आदू में, आपको मालूम है हर दिन रेलवे का ट्रैक का एक्सरे होता है, उसकी मशीनें, लिटरली बोल रहा हूं मैं आपको, ट्रैक का एक्सरे होता है, एक्सरे, यानी कहीं क्रैक तो नहीं है बारीक सा, क्योंकि अगर एक बारीक क्रैक भी आ गया तो ट्रेन पटरी से उतर सकती है। तो इस तरीके से इतना बड़ा सेंसिटिव काम है रेलवे का, ये इतना बड़ा मजमा संभालना, उसमें लाखों मतलब हजारों लोग उसमें काम करते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से उसके अंदर भी। तो इतना बड़ा जो रेलवे चल रहा है ये तो मजाक की बात नहीं है, पूरे सेंट्रल नहीं, पूरे इंडिया लेवल पे है ना, पूरा सेंट्रल रेलवे, ईस्ट रेलवे, वेस्ट रेलवे, सब में बिछाया हुआ है ना रेलवे अक्सर। तो कहाँ कहाँ रेलवे नहीं है, आज हर जगह रेलवे। तो जहां रेलवे है तो पूरा ये जिम्मा किसके अंडर में दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। समझ में आ रहा आपको? इसके लिए भी निर्मला सीतारमण जी हर साल को फंड्स देती है, फाइनेंस देती है बजट में। लुक आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री। इंडियन रेलवे रन्स वेरियस टाइप ऑफ ट्रेन्स लाइक पैसेंजर ट्रेन, मेल्स एक्सप्रेस, कार्गो ट्रेन, कार्गो यानी मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस एक्सेट्रा। ये सब फास्टेस्ट मोड है, सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेन है इंडियन रेलवे सिस्टम के अंडर। इजी यूज कीजिए ना। ओके क्लियर? अब एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखते हैं रेलवे ट्रांसपोर्ट का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट अच्छी अच्छी बातें। अब एडवांटेज अगर पूछा तो इसमें क्या लिखे होंगे, सब अच्छी अच्छी बातें। ओके, पॉजिटिव थिंग्स। समझा क्या आपको क्लियर? पहले बताओ रेलवे किस अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी इसके लिए भी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। और निर्मला सीतारमण जी ने फाइनेंस मिनिस्टर जो है हर साल इसको बजट में एक बजट देती है कि इतना बजट है तुम्हारा, चलाओ। ठीक है, अब आप देखो हमारा मिनी बुलेट ट्रेन हमारी बनी है, कौन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस। ओके, हाँ, तो ये भी हमारा एक नया इनोवेशन है इंडिया का, रेलवे का, जो फास्टेस्ट मोड है। लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस आप देखो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं बनाई हुई है, क्योंकि वो कौन सी ट्रेन है, वो पैसेंजर के लिए वो चेयर कार आती है, चेयर ट्रेन है। जो देखो एक बात सुनो, ये बात तो मानते हो कि रेलवे जितना कन्वीनियंट सर्विस कोई देता नहीं है। पूछो क्यों? उनका इनोवेशन देखो, 6 फीट के अंदर उन्होंने 8 बर्थ बनाए हुए हैं। 8 बर्थ बोगी के अंदर 6 फीट का बर्थ होता है, वो 6 फीट के अंदर 2 साइड बर्थ होते हैं और 6 इधर होते हैं, यानी 8 बर्थ होते हैं। तो 8 बर्थ और 6 फीट के अंदर कितना अच्छा इनोवेशन है। 6 फीट के अंदर 8 लोग सो के आराम से कन्वीनियंटली जा सकते हैं, बैठना है तो बैठो, सोना सो। सोचो, यानी इनोवेशन नहीं है,
दो साइड में ऐसे बीच में खुल जाते हैं, यानी अपने आप में एक नया इनोवेशन बोलना इसको। तो ये होता है कम स्पेस लेकर ज्यादा लोगों को लेके जाने की कैरिंग कैपेसिटी लेके आना, वो भी कन्वीनियंट, वो भी हर 72 लोगों के पीछे 4 वॉशरूम्स दिए हुए हैं। 72 होता ना एक कैपेसिटी में, 74 होता ना, 70 एक बोगी के अंदर 72 पैसेंजर के पीछे 4 एक बोगी के अंदर उन्होंने वॉशरूम बनाए भाई ताकि कन्वीनियंट रहे। यानी इतना सहूलियत आज दिया हुआ है कि आज मोस्टली हम लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी के लिए कौन सा मोड प्रेफर करते हैं? रेलवे। समझा क्या आपको? इन्हें अपने घर जैसे लगता है फील। रेलवे में गए तो टहलना है, खाना खा के जाओ, टहल के आओ, बोगिया कनेक्टेड है एक दूसरे से, और क्या चाहिए, है ना? 3-4 बोगिया घूम के आओ, दर्शन भी हो जाते दोस्तों के। अब समझ लो तो इशारे काफी होता है। चलो ओके, क्लियर, समझा आपको अच्छे से? तो अब देखते हैं, अब आप बस की जर्नी करो और ट्रेन करो। बस में अंदर तो घुटन होती, घुटन, बस लगता बस बैठ गए। और ट्रेन में क्या है, मम्मी आते 3-4 बोगी घूम के, चलो सब देख के आते थे, नहीं है ना? चलो अब आते हैं एडवांटेजेस, बेनिफिट्स। अब रेलवे के बेनिफिट्स क्या है, ये आपको डिफरेंस बिटवीन में काम में आएंगे। आप खुद के अपने डिफरेंस लॉजिकली बना पाओगे। संतुष्ट खैर है, हाँ उधर। अब पहला है लॉन्ग डिस्टेंस। रेलवे सूटेबल किसके लिए? अगर आपको 20-20 घंटे की जर्नी करनी है तो रेलवे ही पड़ेंगी। बस में ठंडे जाओगे, कार में, रोड ट्रांसपोर्ट में ठंडे जाओगे अपना। और गुड्स का भी जो मूवमेंट है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वो रेलवे मालगाड़ी से ही जाती है। ओके, रेलवे ट्रांसपोर्ट इज सुटेबल फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर एट लॉन्ग डिस्टेंस, हेवी गुड्स। अब बताओ, रोड ट्रांसपोर्ट में रोड ट्रांसपोर्ट की कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड है, एयर ट्रांसपोर्ट की भी लिमिटेड है, लेकिन रेलवे और वाटर की कोई लिमिटेशन अनगिनत। चलन दो, रेलवे ट्रांसपोर्ट इज सुटेबल फॉर कैरिंग बल्की गुड्स, चीपर, सस्ता पड़ता ही है। आप देखो लॉन्ग डिस्टेंस इसमें जाओ और बस में जाओ, या ट्रक में माल लाओ या मालगाड़ी में माल लाओ, दोनों में सस्ता आपको रेल ट्रांसपोर्ट ही पड़ेगा। रेलवे इज रिलेटिवली चीप एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड। वॉल्यूम यानी सेल, बल्कि। अब आप देखो रेलवे जो है सस्ता पड़ता, क्यों पूछो? क्यों? क्योंकि एक ट्रेन मालगाड़ी 50 बोगी जितना लेके आती है। इंजन तो उसको एक ही लगता ना। अरे एक इंजन में 50 ट्रक जितना माल अगर आ रहा है और इधर वही इंजन में सिर्फ एक ट्रक जितना माल आ रहा है, तो उसका जो कॉस्ट निकालेंगे वो कॉस्ट सस्ता पड़ता है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सेल ज्यादा है इसका, रेलवे का। अरे एक टाइम पे कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, इसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाता है डिवाइड करने के बाद। रेगुलर सर्विसेज, अब रेलवे देखो रोज आती है, बारिश आए, ठंडी आए, गर्मी आए, इससे कुछ नहीं है। लेकिन यही अगर बारिश आए तो फ्लाइट होती है डिले 3-3, 4-4, 6-6 घंटे, या कभी कैंसिल हो जाती है वेदर खराब रहा तो, या फिर अगर वेदर खराब रहा तो बस रोड ट्रांसपोर्ट भी रुक जाता है ना? लेकिन रेलवे रुकती क्या? नहीं। तो रेलवे रेगुलर सर्विस आपको देती रहती है। सर्विस ऑफर्ड बाय रेलवे आर रेगुलर टू पैसेंजर्स। प्रोटेक्शन, अब रेलवे आपको सन से, धूप से, बारिश से, स्नो से, है ना, इससे सबसे आपको प्रोटेक्ट करता है। अब आप देखो, आप कभी बैठ के जाते हो, जर्नी करते हो, आपने खिड़की बंद कर दिया तो बाहर बारिश पड़ रही, धूप गिर रही, आपको मालूम भी पड़ता नहीं है कि नहीं? सही कि नहीं? इतना सुपर रेलवे कन्वीनियंस सर्विस देता है। और आप पे गुड्स को भी प्रोटेक्ट करता है। आप देखो रेल की जो बोगिया है, रेल जो मालगाड़ियां है, वो भी आप देखो ऊपर से पूरी बंद होती है ना? तो बंद वाली गाड़ियां अपन लेके आते हैं क्या? हाँ, तो यानी क्या, आपके गुड्स को बोलो या आपको बोलो, दोनों को प्रोटेक्ट करती कि नहीं? तो बस वही लिखा हुआ है, रेलवे ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सन, रेन, विंड्स, हवा, स्नो एक्सेट्रा। हाई स्पीड, अब बताओ कंपैरेटिवली रोड ट्रांसपोर्ट से इसकी स्पीड कैसी है? वाटर से हाई, लेकिन एयर से कम। समझा? तो अब बताओ, अगर तुमको एयर ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट आया तो हाई स्पीड किसमें लिख के आओगे? लेकिन अगर यही आपको डिफरेंस आया वाटर और रेलवे, तो किसकी स्पीड बढ़ी है? रेलवे की स्पीड इसकी बढ़ी है। तो देख क्या करना है, पॉइंट वही है,
लेकिन किसके साथ किसका डिफरेंस आ रहा है, वो आपका पॉइंट टू पॉइंट अंदर मटेरियल चेंज करेगा। समझा आपको क्लियर? इसलिए रेफरेंसेस ले लो, यहाँ पे दिमाग में बैठना है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा तुमको फिर। एज कंपेयर विद रोड ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप चाहो तो इसको वाटर से भी कंपेयर कर सकते, कोई इशू नहीं है। द स्पीड ऑफ रेलवे इज हाई। अब आप देखो ना, एक ट्रेन जो है 200 की स्पीड पकड़ती है, पकड़ती कि नहीं पकड़ती, लेकिन अगर रोड पे चलाया सीधा अंदर है ना। हाँ, द गुड्स एंड पैसेंजर आर अराइव बिफोर एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। अब देखो यहाँ से आपको अगर समृद्धि हाईवे नहीं पकड़ो तो यहाँ से आपको रोड ट्रांसपोर्ट नागपुर जाने में लगते 6 घंटे या 5 घंटे, और यही 3.5 घंटे के अंदर आपको ट्रेन पहुंचेगा। समृद्धि हाईवे छोड़ के बोला मैंने। अब तुम थोड़े अलग ड्राइवर हो ना, हेवी ड्राइवर। ओके, फॉर्मल बता रहा हूं, फॉर्मल। अगर 50 लोगों की बस जा रही है, ओके, और यहाँ पे 500 लोगों की ट्रेन जा रही है, तो भी ट्रेन जल्दी पहुंचेगी। बस की स्पीड की बात कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं बस से। ओके क्लियर? तो एक ट्रक का स्पीड देखो और मालगाड़ी का स्पीड देखो, कौन सी ज्यादा होती है? मालगाड़ी का। तो उसकी कंपैरिजन में इसका जो स्पीड है वो ज्यादा है और अराइवल भी जल्दी होता है। ओके क्लियर? लार्ज कैपेसिटी, अब बल्कि गुड्स और लार्ज में फर्क क्या है? सेम है। एज कंपेयर विद रोड ट्रांसपोर्ट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेलवे इज लार्ज। फिक्स रेट, इसका रेट फिक्स होता है ना, भाव तो होता, और जनरली फ्लक्चुएट भी जल्दी नहीं होता है, जनरली जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होता है। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट का देखो, डीजल का भाव बढ़ गया कि इसका अपने आप पूरे ट्रांसपोर्ट का भाव बढ़ जाता है। आप देखो ना, पेट्रोल से इफेक्ट नहीं पड़ता, डीजल से इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट डिपेंड ही डीजल के ऊपर है, बराबर कि नहीं? और आप देखो, गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो पेट्रोल का भाव बदलती रहती है, लेकिन डीजल का भाव नहीं बदलती है, क्योंकि पेट्रोल हम डोमेस्टिक यूज के लिए करते हैं, लेकिन जो बिजनेस पर्पस कमर्शियल यूज के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डीजल के ऊपर डिपेंड होता है। इसलिए डीजल का भाव फ्लक्चुएट जल्दी होता नहीं करती है, लेकिन करती है अगर फ्लक्चुएट किया तो रोड ट्रांसपोर्ट का पूरा भाव बढ़ जाएगा। समझा आपको क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे बता रहा है कि रेलवे का रेट फिक्स होता है। क्या होता है? जल्दी फ्लक्चुएट होता नहीं है, कंपेयर किया जाए, कंपेयर। समझा? लेकिन बाकी अदर मोड्स के भाव चेंज होते रहते। अब आपने कभी रेलवे के सीजन के भाव देखे अलग से, लेकिन आप अगर फ्लाइट के होंगे तो फ्लाइट्स के भाव सीजन टू सीजन चेंज होते हैं। बस वालों के भाव सीजन टू सीजन, ट्रक वालों के भाव सीजन सीजन चेंज होते हैं। होते कि नहीं होते? अरे होते ना, छुट्टियों के टाइम पे बस का फेयर जो 800 लगता था वहां 1000-1200 लगते, लेकिन ट्रेन वाले बोलती क्या, नहीं नहीं हमारी सीजन है, लाओ हमको 1100 के 1500। 1100 का 1100 देंगे, ठंडी हो गर्मी हो, चले नहीं चले, रेलवे जो भाव हमने रखा है उसी में आपको टिकट का फेयर खरीदना है, खत्म विषय। समझा क्लियर आपको? उनका भाव फिक्स है। क्या है उनका? द रेट्स ऑफ रेलवे आर फिक्स, दे डोंट चेंज सो फ्रिक्वेंटली। फ्रिक्वेंट है जल्दी, जल्दी चेंज करती नहीं है। ओके क्लियर? नेक्स्ट है, अब देखते हैं ड्रॉबैक्स। ये थे उसके बेनिफिट्स। क्या थे उसके? अब ये मन से भी लिख के आओ 2-3 पॉइंट, तो कोई फर्क पड़ने वाला तुम्हारा टेंशन वाली बात नहीं है, लिख के आना मन चलता। अब आते हैं, बोलो क्या? अब ड्रॉबैक पढ़ते हैं। एवरी कॉइन हैज टू साइड, पॉजिटिव और अब नेगेटिव साइड देखते हैं क्या है रेलवे के। संतोष बैठने चाहिए। अब डिसएडवांटेजेस बोलो, लिमिटेशन बोलो, ड्रॉबैक्स बोलो, डीमेरिट्स बोलो, जो भी आया लिख के ही है ना। पहला, नॉट फ्लेक्सिबल। रेलवे का ट्रैक फिक्स है ना, वो अपने मर्जी से ड्राइवर को इच्छा हुई राइट मुड़ाओ या लेफ्ट मुड़ाओ, मुड़ती क्या? जहां ट्रैक बिछी हुई है वहीं जाएंगी। ओके, तो पहला ड्रॉबैक है नो फ्लेक्सिबिलिटी। रोड ट्रांसपोर्ट या एयर ट्रांसपोर्ट की तरह इसको अपने रूट्स चेंज कर सकते नहीं है। ओके, जहां ट्रैकमैन ने ट्रैक घुमाया वहां पे गाड़ी जाती है। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आ रहा है? रेलवे ट्रांसपोर्ट इज नॉट फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल ने चेंज करते जाना, चेंजेबल नहीं है ये। As the tracks are permanent and also time flexibility is not there as trains are running as per their fixed time. अब बस वाले को आप बोलते रुका भाऊ, रुको रुको आ रहा 2 मिनट में, ट्रेन वाले को बोलो तक है वो, तुम स्टेशन पे कह रहे होंगे
जब तक अपने प्लेटफॉर्म में जाओ तब तक ट्रेन चल रही है, रुकेगा भी नहीं, वो रुकेगा क्या? अरे चेन पुलिंग अलग बात है यही, फिर वो मंत्री मंत्री आ रहा हूँ वही। फूके मार रहा। हाँ समझा क्या पूल यार? यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका टाइम भी फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स। अब आप देखो, आपने अगर बस से ट्रेवल किया होगा तो आपका दूं, आपके बस अगर आती है ना स्टेशन पे, इधर बस स्टेशन पे, तो आपको प्राइवेट वाले बस वाले फोन करते हैं, आपको मालूम है? प्राइवेट बसेस फोन आती है कि भैया बस आ गई है, आप आए नहीं हो, क्या करना है, चलना है कि रुक जाए? मुझे बाबू 5 मिनट को आ रहा है, बस आ रहा हूँ, रुक जाते बेचारे। वो ट्रेन वाले को बोलो, लोको पायलट को, रुको रे भाई आता मैं। बोलता तू आ नहीं आ, समय पे स्टार्ट होंगी, समय पे चलेंगी, तुम आओ नहीं आओ तुम देखो क्या है। सही कि नहीं? एक्सपेंस फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, मैंने आपको बता दिया पहले ही कि रेलवे जो कॉस्ट है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए महंगी पड़ती। अब मैंने आपको उस दिन बताया, शेगांव जाओगे कार में 50 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ेगा पेट्रोल खर्चा एसी में, और यही अगर आप ट्रेन में जाओगे तो 300 रुपए प्रति व्यक्ति थर्ड एसी की फेयर है। पेट्रोल कितना लगना? 300 का लगना हार्डी, बस 600 में आना जाना होता पूरा शिगांव का। 45 किलोमीटर तो है यहाँ से। तुम मेरा रईस हो ना, तुम अलग ही लोग हो, एक्सेप्ट करो केस को। बोलता फुक्कर में जाते हैं हम। अच्छा अच्छा बेटा ठीक है, कभी मेरे को भी लगता है फुक्कर में, फुक्कर की जर्नी की नहीं क्या आज तक मैंने कभी। चलो अब बेटा फुक्कर में तो मंत्री या रईस लोग जाते ना। अब तू बता अंबानी आएगा तो टिकट डीसी बोलेगा टिकट दिखाओ। चलो ओके, लगता फुक्कर में जाने वाले बहुत लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। रेलवे इज एक्सपेंसिव फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड फॉर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अब आप अगर गुड्स को भी मालगाड़ी में भेजोगे ना, छोटा गुड्स है कम डिस्टेंस करेंगे ना, उसका फेयर आपको ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट से, समझा? लेकिन यही डिस्टेंस बड़ी होंगी तो वो आपका फेयर कम हुआ। पता है क्यों? पूछो क्यों, पता है मेरे को। रेलवे का क्या कैलकुलेशन होता है, आपका एक फिक्स एक्सपेंस होता है, वो आप 1 किलोमीटर जर्नी करो या 100 की करो, वो फिक्स एक्सपेंस फिक्स होता है, वो लगता ही है आपको उसके अंदर खर्चे फेयर में। फिर डिस्टेंस टू डिस्टेंस जितना होगा ना वो बस उसमें वो बढ़ आते हैं थोड़ा। आप समझे क्या मेरी बात को? तो आप देखो, अगर नोटिस करोगे आप लोग, तो रेलवे का खर्चा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इसलिए महंगा पड़ता है क्योंकि उनका फिक्स एक्सपेंस वो लगाना है फेयर में उनको वो। उसके बाद वो प्रति किलोमीटर से बढ़ाते थोड़ा अमाउंट उसमें, इसलिए टोटल जो खर्चा होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कम पड़ता है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आपको सस्ता पड़ता है। ओके क्लियर, समझा आपको? कैपिटल इन्वेस्टमेंट बताओ, रेलवे की कैपिटल इन्वेस्टमेंट अनगिनत है, वो रेलवे को भी नहीं पता होगा कितनी लगाई हमने, बराबर कि नहीं? अरे करोड़ों अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई उन्होंने। अब आप देखो रेलवे के स्टेशन के आजू बाजू की एरिया भी वो रेलवे कर्मचारियों के लिए होती है, तो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसको कोई गिनती नहीं है एक्चुअली। अब कैपिटल अगर रोड ट्रांसपोर्ट आया और रेलवे आया तो किसमें ज्यादा लिख के आओगे? ओके क्लियर? अच्छा, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, हाँ मेंटेनेंस भी बहुत महंगा पड़ता। मैंने आपको बताया क्या कि ट्रैक नहीं, वो तो साफ सफाई होती ही है, ट्रैक का मेंटेनेंस होता है। यानी क्या आपको तो ट्रैक का एक इंजन ऐसा होता है जो सिर्फ क्या करते हैं मालूम है, सिर्फ एक्सरे निकाल के पता करता है कि कहाँ क्या है, ताकि ट्रेन जब आए तो क्योंकि इतनी टनों की भरी हुई ट्रेन चलती है ट्रैक पे, तो ट्रैक में क्रैक आते हैं, और वो क्रैक की वजह से अगर बीच में वो आ गया डिफरेंस ट्रैक में तो क्या होगा, ट्रेन पटरी से गिर जाती है, तो वो एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए उसको मेंटेन करना पड़ता है। दोनों में लगता है।
रोड में कम लगता है, वाटर में भी लगता है। आप देखो फ्लाइट्स चलती है जब एयर ट्रांसपोर्ट में भी, तो हर एक फ्लाइट के बाद इंजीनियर चेक करते हैं, फिर हर एक ट्रिप के बाद, हर एक ट्रिप हो गई ना, इंजीनियर अपना काम शुरू करते हैं, जब तक चलेंगी नहीं। आप देखो एक ट्रिप से दूसरी ट्रिप पे उसको चलने में कम से कम घंटों उसको रुकना पड़ता है वहां पे, क्योंकि ऊपर इतना बड़ा ऊपर लेके जाना, कुछ हो गया से नीचे, भगवान को ऊपर प्यारे, तो ऐसा काम चाहिए ना, जाएंगे लेकिन हाँ नहीं, पहले नीचे आएंगे दर्शन करने, फिर ऊपर। देखो एयर ट्रांसपोर्ट बोलना, वाटर ट्रांसपोर्ट बोलना, या तो रेलवे बोलना, आज की तारीख में ये बहुत परफेक्ट मोड्स है। रोड ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट्स के चांस ज्यादा होते हैं। ओके क्लियर? आपने कभी प्लेन क्रैश का नियर बाय साल में एक बार सुनने को मिलता, ट्रेन गिरी साल में 2-3 बार सुनने को मिलता, वाटर ट्रांसपोर्ट में सिंक हुआ शिप कभी सुनने को, बहुत ही रेयर सुनने को मिलता है ना। लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में आए दिन 3-4 केस मिलते ही सुनने को। नेक्स्ट है रूरल एरिया ए। हाँ, अब इसका ड्रॉबैक क्या है, हर जगह नहीं जाती है। खेड़े गांव में रेलवे नहीं है ना, अरे भाई तुम्हारे खेड़े गांव में होंगी, सही है ना। अब आप बताओ, वो जो पड़त वाला रास्ता है अकोट साइड में, वहां पे कहाँ ट्रेन है? अरे पड़त वाला साइड नहीं है ना ट्रेन, ये अकोट का अभी रास्ता खुला ना नया। लेकिन जो हिल स्टेशन टाइप हो गया, या जो आउटडेटेड जहाँ पे ट्रैक्स नहीं आया अभी तक, वहां पे रोड ट्रांसपोर्ट होता है। समझे क्या आपको? क्लियर? तो रेलवे अभी तक रूरल एरिया में आई भी नहीं है, समझा आपको? क्लियर? यानी अभी तक आप देखो ना, हर ट्रेन गांव में रुकती क्या, वो पैसेंजर और 1-2 गाड़ियां और रुकती बस, बाकी तो आपको तो जंक्शन में रुकती ना। और जंक्शन कहाँ बनी हुई है? स्टेशन सिटीज में, तो रूरल एरिया के अंदर अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अरे उनके बाद ये मोड कम है, तभी तो बेचारे पहले वो बस से गांव से शहर में आते, फिर यहाँ से ट्रेन की जर्नी लेते। एक एक पॉइंट के ऊपर तुम्हारा ऐसा डिस्कशन रहता है जैसे तुम मिनिस्टर रहो रेलवे के। डिस्कशन ऐसे करते पूछो ही नहीं। और कुछ लोग इसका फायदा लेते ना, फायदा ही लेते, डिस्कशन पढ़ाई की बोलते, करते रिकम में चली बातें। चलो रेलवे इज वर्किंग इन अर्बन एरिया ओनली, villages are not properly facilitated by the railway। रेलवे के लिए विलेजेस की स्टेशन हर गांव में ट्रेन रुकती नहीं है। हाँ, नेक्स्ट है मोनोपोली। गवर्नमेंट के पास है, प्राइस मेकर है, जो भाव बोले देना पड़ता। अब आप देखो बीच में फेयर कितने बढ़े हुए हैं, अभी से कोरोना के बाद गवर्नमेंट ने 30% से फेयर बढ़ाए हुए हैं। बता रहा हूं मैं आपको, लिटरली बोल रहा हूं मैं आपको, 30% से कम गवर्नमेंट ने अपने प्राइस बढ़ाए हुए, और जो भाव बोले देना ही पड़ता। क्या करेंगे? मोनोपोली है, सिंगल सेलर है। कौन है? अरे रेलवे का सब्सिट्यूशन कहाँ है? आज जितनी अपने को रिलायबल सर्विस रेलवे दे रही है, वो तब कौन दे रहा है? तो अभी जो भाव बोला देना पड़ता, क्या करेंगे? तो वो प्राइस मेकर है। कौन है वो? गवर्नमेंट। रेलवे ट्रांसपोर्ट बीइंग गवर्नमेंट मोनोपोली हैज नो कंपटीशन, इट टेक्स एडेड एडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली। कभी कभी क्या होता है, इसका नाजायज फायदा उठाती है रेलवे, हाई प्राइसिंग करके। समझा आपको? क्लियर? अंडर यूटिलाइजेशन। अब सुनो क्या है, रेलवे हैज लार्ज कैरिंग कैपेसिटी, अंडर यूटिलाइजेशन रेलवे हैज अ सीरियस प्रॉब्लम इन इन्वॉल्व ग्रेटर लॉस ऑफ कैपिटल। बता रहा हूं क्या है, रेलवे ने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खाई हुई है हमारी लैंड की। देखो ना आप, अरे भाई अंडर उसकी यूटिलाइजेशन है ना, कितनी प्रॉपर्टी हमने रेलवे को दी हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो मेन स्पॉट हो गया, जहां
हाईलैंड होना चाहिए, वहां पे रेलवे ने अपनी प्रॉपर्टियां बिछा के अपनी लाइनें बिछाई हुई है, उसको बोला गया है अंडर यूटिलाइजेशन। यानी क्या, रेलवे ने बहुत सारी जमीनें हम अपने अपने यूज के लिए खाई हुई है, खाई मतलब ली हुई है, परचेस की हुई है, लेकिन वही अगर जमीन कहीं और यूटिलाइज की जाए तो उससे बहुत कुछ और नया बन सकता है ना, प्रोडक्टिव पर्पस। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। क्या है उसका? ये करोड़ों अरबों की जमीनें रेलवे के अंडर में दी गई है। अरे आ रहा क्या, अभी अच्छा भला क्रेजी कास्ट स्थल चल रहा था, नागपुर को इतना अच्छा टूरिज्म हो रहा था, आके बैठ गया ना रेलवे, समझा? तो ऐसे बहुत सारी जमीनें खाई हुई रेलवे ने जहां से और भी कुछ हो सकता। अब आप देखो ना, रेलवे की जमीन सिर्फ रेलवे को काम आ रही है, और कोई काम आती क्या? उसमें हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में 10 काम होते हैं रोड बनाए। समझा आपको क्लियर? अब रेलवे में ट्रैक बिछ गया तो क्या जाएगा वहां से? कुछ भी जाएगा नहीं ना, ना वहां मार्केट बना सकते ना क्या सकते, बंजर जमीनें पड़ी रहती उनकी, बस सब ट्रैक दिखती, ट्रैक बस क्या दिखते, ट्रैक। तो करोड़ों अरबों रुपए की जमीनें उन्होंने खाई भी है, रेलवे के अंडर में आई है। तो इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक है। क्या उसका ये? हाँ, वो वाटर ट्रांसपोर्ट नेक्स्ट सेशन पढ़ते हैं, अभी 1 घंटे के ऊपर हो रहा है सेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।